तो चलिए, पहले तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम जो डिस्कस करने चल रहे हैं जिस टॉपिक पे, वो चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 11th मैथ्स का जो एक्सरसाइज 1.4 है, उस 1.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे। और सबसे पहला टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसमें। तो वेन डायग्राम मतलब एक मैथमेटिशियन थे, वेन नाम था उनका, वेन जॉन्सन, उनके नाम से इसका नाम पड़ा है। ठीक है ना, इतना समझना है और कुछ आता नहीं है ऐसे। है क्या इसका थोड़ा समझ लेते इसके बारे में। तो मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। क्या बोला है? मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स, मतलब जो बहुत से सेट होंगे उनके बीच में जो सबसे ज़्यादा जो रिलेशन होते हैं ना, वो क्या हो, उनके बारे में। ठीक है ना, ऐसे समझ लीजिए कि जो हमारे पास लिखा है मोस्ट ऑफ द रिलेशन, मतलब कोई सेट हो तो सेट के बीच में जो एक से ज़्यादा रिलेशन होते हैं, बहुत से जो रिलेशन होते हैं, उन्हें हम किसी न किसी तरीके से रिप्रेजेंट तो करेंगे, है ना। तो जो किसी न किसी वे से अगर उन्हें जो रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली, वो अगर उसे डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो हम वेन डायग्राम कहेंगे। ठीक है, अब जरा समझते हैं कि वेन डायग्राम को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कैसे समझते हैं, चलिए आइए वेन डायग्राम को किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो वेन डायग्राम में क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा। तो मान लो मैं सेट ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक सेट मैंने ले लिया A 2 3। ठीक है, 2 ही ले लिए। तो वेन डायग्राम में मैंने बताया कि डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम को। तो अब यहाँ पे ये समझना है, यूनिवर्सल सेट के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। कहने का मतलब सबसे बड़ा सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, और जो अदर सेट होता है वो एक्चुअली वो यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होता है। तो जब भी हम यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ करेंगे तो एक रेक्टेंगल के हिसाब से क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट को जब वेन डायग्राम में करते हैं तो एक रेक्टेंगल बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, और मीन्स क्या है, तो ये आप चाहे इधर यू लिखो चाहे इधर, मतलब ठीक है मैंने ये इधर लिख दिया। कहने का मतलब ये कि यूनिवर्सल सेट का ये डायग्राम बन गया। यूनिवर्सल सेट कभी भी वेन डायग्राम में ड्रॉ करना हो तो आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, अब सुनो, अब इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 हैं, वो रखने हैं इसमें। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको समझना होगा, क्योंकि सेट दूसरा क्या है, सेट ए है मेरे पास। सेट ए के एलिमेंट 2 3 हैं। देखो, जो भी यूनिवर्सल सेट के अलावा जितने भी सेट के बिन होंगे उन्हें हम एक सर्कल से ड्रॉ करेंगे। मतलब उनका जो डायग्राम बनेगा सर्कल बनेगा, लेकिन वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही बनेगा। ठीक है, कैसे? अब मैं ए के लिए एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, लेकिन मुझे ये 2 और 3 कुछ इस प्रकार इसमें राइट करने होंगे, लिखने होंगे कि जब मैं सर्कल ड्रॉ करूं तो वो 2 3 उस सर्कल के अंदर आ जाने चाहिए। तो ये जो इसके एलिमेंट हैं, सेट मीन्स यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट हैं, हम इसमें पुट करेंगे कुछ इस तरह करेंगे कि 2 3 को पास में रख देंगे, बस 1 2 3। देखो ये ऐसे रख दो। ठीक है, आपने कहा नहीं सर हम तो ऐसे नहीं रखेंगे, हम तो ऐसे रखेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 कहीं भी रख दो, इससे कोई फर्क मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने ये समझा कि यूनिवर्सल सेट में हमने पहले यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल डायग्राम से ड्रॉ करते हैं, और यूनिवर्सल सेट के जो भी एलिमेंट होते हैं हम उसमें ये पुट कर देते हैं। दूसरे सेट के जो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट, देखो क्योंकि वो सबसेट इसी का होता है तो वो एलिमेंट इसके अंदर होंगे पहले से ही, तो वो एलिमेंट कुछ इस तरह रखेंगे कि जब हम सर्कल ड्रॉ करें तो उसके अंदर आ जाने चाहिए। ठीक है, तो अब हम सेट ए और सेट ए मीन्स होता है ना, यूनिवर्सल सेट सिर्फ रेक्टेंगल में ड्रॉ होगा, उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा सेट होंगे वो सब सर्कल में होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्लियर? समझ में आ गया होगा। ये हमारा इस वाले के लिए वेन डायग्राम बन चुका है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई यूनिवर्सल सेट है अपने पास 2 3 5 7 8, कुछ भी हो सकता है। सेट ए अपने पास 1 3। ठीक है, एंड सेट बी एक और सेट है, इसमें सिर्फ 3 है। ठीक है, और भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने क्या बताया, जो यूनिवर्सल सेट है उससे एक रेक्टेंगल से ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, है ना। अब यू इधर लिखो चाहे इधर, ये तो यूनिवर्सल सेट है, बाहर लिख देते हैं हम।
अब दो सेट हैं इसके और इन दोनों को सर्कल से ड्रॉ करना है। तो हमने ये देखा कि एक्चुअली सेट ए एंड सेट बी दोनों ही यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। फिर मैंने ये देखा कि सेट बी ऑल्सो सबसेट इज सेट ए, है ना। तो कैसे पुट करें? देखो सबसे पहले इसी को रख लो, ये 3 रख लिया हमने, एक सर्कल से हमने इसको कवर कर दिया, ठीक है। ये बन गया आपका सेट बी। लेकिन अब आपने देखा कि सेट ए के अंदर 3 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, तो हमें कुछ इस प्रकार से बनाना पड़ेगा सेट ए जिसमें 3 तो अंदर है ही, 1 और कहीं भी रख दो, अब कहीं भी पुट कर दो। अब जो बच गए वो इसके अंदर रख दो, कहीं इधर 2 रख दिया, 5 रख दिया, 7 रख दिया, 8 रख दिया। तो 1 2 1 तो है ही नहीं इसके अंदर, हाँ सॉरी इसके अंदर है, तो यहाँ भी 1 होगा इस तरह से, ठीक है ना। एग्जाम्पल में भी इधर 1 होगा, तो 1 3 इधर हो गए, ठीक है। अच्छा उसके बाद 1 2, तो 1 2 3 5 7 8 क्लियर। तो आपने क्या देखा कि मैं इसको छोटा लिख देता हूँ थोड़ा सा, कि सेट बी का एलिमेंट ओनली 3 था, तो एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, उसमें सेट बी का एलिमेंट रख दिया, जो सेट बी देखो नाम लिखा है मैंने। फिर सेट ए में 1 3 थे, तो मैंने 3 तो देखो अंदर है, जो इसके सेट ए के अंदर, देखो बड़ा वाला सर्कल के तो अंदर ही है एक्चुअली 3 भी, 1 भी रख दिया और इसका नाम दे दिया सेट ए। इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो एलिमेंट है उसके अंदर लिख दिए, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, क्लियर। तो जब भी वेन डायग्राम बनाने को आए तो आप सबसे पहले आपका काम यही होगा कि हम वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को देखेंगे, उसे एक रेक्टेंगल शेप में ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जो भी अदर सेट है उन्हें हम सबको सर्कल में करेंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि ऐसे हो सकता है, मान लो अभी यही एक एग्जाम्पल इस टाइप से भी हो सकता है। मान लो इसी को ले लेते हैं, यहाँ मान लो 5 हो सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, एक इस तरह तो ड्रॉ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। हमने देखा कि सेट ए अलग है, सेट ए अलग कर दो। सेट ए का एलिमेंट क्या है 1 3, बी का हमारा क्या है 5 है, ये सेट ए है, ए बी है। अब बचे क्या 1 3 मतलब 2 बच गया, यहाँ कहीं भी लिख दो 2 को, बच गया 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, कहीं भी लिखो, है ना, वो कोई दिक्कत नहीं, मैटर कुछ भी मैटर नहीं करता है कि आपको क्या ऑर्डर से लिखने, ऐसा कुछ नहीं है। बट अब क्योंकि इन दोनों में देखो सेट ए और सेट बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने अलग अलग बना दिया, अगर कॉमन होते तो अलग अलग बात थी, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट टॉपिक है अपना यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, इसके बारे में समझते हैं, मतलब यूनियन क्या होता है ना। तो लेट ए एंड बी एनी 2 सेट्स, मतलब कोई 2 सेट है, ठीक है ना, एक सेट ए एंड एक सेट बी ले लिया। द यूनियंस ऑफ, देखो द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ बी, द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस। आपको समझना सिर्फ ये है कि जब भी हम यूनियन निकालेंगे, कोई 2 सेट होंगे, 3 सेट भी हो सकते हैं, बट अभी हम 2 सेट की बात कर रहे हैं। कोई 2 सेट आपको गिवन होंगे और हम 2 सेट का अगर यूनियन निकालेंगे, मतलब तो हम क्या करेंगे कि सेट ए के सभी एलिमेंट एंड सेट बी के सभी एलिमेंट को कंसिस्ट मतलब एक साथ रख देते हैं, बट कोई भी एलिमेंट को डबल नहीं लिखते हैं। लिखा है ना, लिख के लगा द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस। अगर कोई कॉमन मतलब डबल आ रहा है या दोनों में कॉमन एक जैसा है, उसे सिंगल टाइम लिखेंगे, समझ गए ना। कहने का मतलब ये है कि यूनियन जब हम निकालेंगे तो सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट को हम ए यूनियन बी करके और सेट बना के लिखेंगे, दोनों के एलिमेंट को इकट्ठा करेंगे। बट ऐसा कोई एलिमेंट नहीं, मतलब जो दोनों में कॉमन होगा उसे सिंगल टाइम लिखेंगे, 1 टाइम लिखेंगे, डबल नहीं लिखेंगे। अब मैं आपको कुछ इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, बेटर समझ पाओगे। मान लो सेट ए अपने पास है 1 2 3 4, ठीक है। सेट बी अपने पास है मान लीजिए 7 8 2 7, सॉरी इतने ही ले लेते हैं, बहुत है। करेंगे क्या, सेट ए यूनियन सेट बी इक्वल। अब देखो मैंने क्या बताया था कि दोनों के सेट को लिखना है, दोनों सेट के एलिमेंट को इसमें लिखना है, बट कोई भी डबल नहीं होना चाहिए। तो देखो 1 इसमें है, लिख दिया हमने, 2 है, लिख दिया। अब देखो 2 इसमें भी और इसमें भी, तो सिंग एक ही टाइम लिखेंगे, ऐसा नहीं कि इधर भी 2 इधर भी 2 तो डबल लिखें। एलिमेंट हमेशा ऑलवेज सिंगल लिखा जाता है, डबल नहीं लिखा जाता कभी सेट में ना। उसके बाद 3 4 7 8, बात समझ में आ गई होगी, वेरी सिंपल है ये तो।
सेट ए के ऑल एलिमेंट एंड सेट बी के एलिमेंट को एक साथ लिख देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं बस शर्त क्या है कि कोई भी अगर दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है, दोनों में एलिमेंट कोई सेम है, दोनों में कोई एलिमेंट एक जैसा है, उससे हम यहाँ पे डबल नहीं करते। जैसे यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 था, मैंने सिंगल टाइम 2 लिखा, कहीं डबल नहीं किया है, बस इतना याद रखना है आपको। चलिए कोई एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए सेट ए अपने पास है 2 4 6 8, ठीक है, एंड सेट बी अपने पास है 6 8 10 12, ठीक है। आपको क्या निकालना है? आपको ए यूनियन बी निकालना है। तो मैंने क्या बताया कि दोनों सेट के जो एलिमेंट है उन्हें एक साथ लिखना है। तो लिखो, देखो 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब देखो जरा 6 इसमें भी और 6 इसमें भी है, तो डबल नहीं लिखेंगे, सिर्फ सिंगल टाइम कॉमन एलिमेंट को ओनली राइट या टेकन ओनली वंस टाइम। 8 इधर भी इधर है, कोई दिक्कत नहीं, आप 8 लिख दो, 10 भी लिख दो, 12 भी लिख दो। आप समझ गए होगे। अब बिल्कुल आपके क्लियर समझ में आ गया होगा कि जब भी हम यूनियन फाइंड करेंगे दो सेटों का तो बिल्कुल सिंपल है, दोनों सेट के एलिमेंट को एक साथ लिख देते हैं, बट कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। क्लियर? आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आइए, कुछ इसकी जो यूनियन है ना, यूनियन की कुछ प्रॉपर्टी हैं, कुछ प्रॉपर्टी मतलब कुछ रूल हैं उसके, उन्हें समझ लेते हैं। हेडिंग है सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ रूल यूनियन। यूनियन के जब भी हम कोई प्रॉपर्टी कोई भी कुछ सॉल्यूशन करेंगे तो कुछ फॉर्मूले बनेंगे, कुछ आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है ना, कुछ ऑपरेशन कैसे करने वो समझने। तो फर्स्ट है, आपने देखा लिखा है फर्स्ट ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, जो आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, है ना। और 8th में तो काफ़ी था ये। तो कहने आपने कैसे पढ़ा हुआ 8th में, जैसे ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, ऐसे आपने क्लास 8th में 7th में 6th में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनियन चल रहा है, नो प्रॉब्लम। मतलब ए यूनियन बी का जो आंसर आएगा, बी यूनियन ए का जो आंसर आएगा, दोनों आंसर इक्वल होंगे। देखो जब भी किसी भी सेट ए और बी सेट के अगर यूनियन फाइंड करोगे आप, तो ए यूनियन बी लिखोगे तब भी आंसर वही आएगा, बी यूनियन ए लिखोगे तब भी वही आएगा। इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। सेकंड, ब्रैकेट में ए यूनियन बी, मतलब अगर हम पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लेंगे, उसके बाद अगर उसके साथ यूनियन सी फाइंड करेंगे, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो आंसर, और पहले अगर ए यूनियन बी अलग है तो बी यूनियन सी अलग पहले फाइंड कर लें और उसके साथ ये करेंगे तो ये इन दोनों के आंसर भी इक्वल आएंगे। इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, जो आपने क्लास में पढ़ा होगा। ए इंटू प्लस ही लगा लेते हैं, चाहे इंटू कुछ भी लगा लो, बी प्लस सी इक्वल, चलिए ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह के कुछ हमारे पास सम वाले होते थे उस समय क्लास 8th में ना। बट यहाँ पे यूनियन चलेगा तो यूनियन के हिसाब से होंगे। आपको लॉ ऑफ आइडेंटिटी याद रखना है। एक कोई सेट ए होगा, उसका यूनियन फाई के साथ निकालेंगे, मतलब किसी भी सेट का यूनियन फाई के साथ निकालेंगे तो वही सेट मिलता है, सेट वही मिलेगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। अगर देखो लिखा है सेट ए यूनियन सेट ए, मतलब कि उस किसी सेट का यूनियन उसी सेम सेट से, मान लो एक सेट दिया है उसका यूनियन उसी सेट से निकालेंगे तो हमें वही सेट मिलेगा अगेन, ठीक है ना। इसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट 5th पार्ट है, ये अपना है यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का अगर मैं यूनियन सेट ए के साथ निकालूंगा तो मुझे यूनिवर्सल सेट मिलेगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ यूनियन। आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी यूनिवर्सल सेट होगा अपने पास, ठीक है, और कोई एक सेट दिया होगा, तो यूनिवर्सल सेट का अगर मैं यूनियन किसी भी सेट के साथ निकालूंगा तो मुझे जो आंसर मिलेगा एक्चुअली वो यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। आइए अगले टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक है आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अभी हमने समझा है आपको यूनियन, ठीक है ना। अब इंटरसेक्शन की बात करेंगे। तो द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, मतलब कोई दो सेट होंगे, हम दो सेटों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो लिखा है द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। मतलब इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही आंसर हुआ करेगा, ठीक है। यूनियन में क्या था कि दोनों सेट को मिला करके दोनों सेट के एलिमेंट को एक साथ लिखते थे और जो कॉमन था उसे मतलब सिंगल टाइम लिखते थे, उसे हम यूनियन बोलते थे, ठीक है। अच्छा, इसका सिंबल देखो, यूनियन का सिंबल तो मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह से था, ठीक है ना। बट इसका उल्टा है,
इसका ये सिंबल है, इसका जो U है ना, U को उल्टा बनाना है, ये इसका सिंबल है इंटरसेक्शन। क्या रीड करेंगे इसे? इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन का सिंबल है और इसे इंटरसेक्शन कैसे करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। क्या रीड करेंगे? ए इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, कुछ इस तरह रीड करेंगे। और उसमें क्या था? उसमें क्या था? ए यूनियन बी लिखते थे उसमें, तो इसको बी मतलब यूनियन रीड करते थे। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल से इंटरसेक्शन को समझते हैं। तो आप समझ गए कि इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास सेट कोई ए है, 2 4 6 8 ले लेते हैं, एंड सेट बी है अपने पास 6 8 10 12। ठीक है, आपको क्या बताया कि इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट होता है उसे लिया जाता है। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे? सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी, सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी इक्वल हो जाएगा, कॉमन ढूंढो। देखो कॉमन 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं, बट 6 इसमें है, 8 इसमें, तो 6, 8। समझ गए ना, ये कॉमन है, ये कॉमन है, कट नहीं करेंगे, सिर्फ समझाने के लिए किया मैंने, और 10 12 छोड़ दिया, तो इंटरसेक्शन मिल गया। समझ गए ना, इंटरसेक्शन वेरी सिंपल है, जो दोनों में एलिमेंट कॉमन है वही हमारा इंटरसेक्शन है। तो जो कॉमन एलिमेंट को, दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट हैं मैंने लिख दिए और इंटरसेक्शन मिल गया हमें। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, कुछ प्रॉपर्टी है, सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टी है, वो भी समझ लेते हैं। नंबर फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए, बिल्कुल सेम है, वही कॉम्यूटेटिव हो गई है। ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी एसोसिएटिव होगी, जो लास्ट में भी समझ चुके हो, कोई नहीं रही है वो। तो फाई इंटरसेक्शन ए, फाई आता है, इसे लॉ ऑफ फाई कहते हैं, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, लॉ ऑफ यूनिवर्सल होता है, और सेट ए इंटरसेक्शन सेट ए इक्वल ए आएगा। ये याद रखने, क्योंकि कभी भी सेम सेट होगा क्या, देखो फाइव, कोई फाइव मतलब फाइव गिवन होगा, कोई एक सेट गिवन होगा, अगर हम उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो फाइव मिलेगा। कोई यूनिवर्सल सेट होगा, एक सेट होगा, उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो सेट मिलेगा वही। ठीक है ना, सेट का सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वही सेट मिलेगा। अब सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या है? ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, समझ रहे हो ना, बी यूनियन सी इक्वल क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, है ना, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फिर ए इंटरसेक्शन सी, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब अगला है अपना डिसजॉइंट सेट। क्या है? डिसजॉइंट सेट्स। सिंपल है ये भी। इफ सेट ए एंड सेट बी आर टू सेट, मतलब सेट ए और बी दो सेट हैं, सच दैट सेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5, देन सेट ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। कहने का मतलब ये कि कभी दो सेट है और दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं और हमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है, मतलब कॉमन नहीं मिलेगा तो 5 बोलेंगे, मतलब ब्लैंक जब कुछ नहीं मिलता तो 5 लिखा जाता है। ठीक है ना, तो जब हमने डिसजॉइंट मतलब दो सेट का इंटरसेक्शन निकाला, कोई भी एलिमेंट हमें कॉमन नहीं मिला, समझ रहे हैं ना, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा है तो आंसर 5 होगा। और जब 5 मतलब जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसका मतलब वो डिसजॉइंट सेट है। कुछ एग्जाम्पल से समझता हूँ मैं, समझाता हूँ आपको। 2 4 6 8, ठीक है, सेट बी 1 3 5। अब जरा ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो देखो 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं, 5 इसमें नहीं, कोई भी नहीं, मतलब ये दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और जब दोनों सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ऐसे सेट, इन दोनों सेट को क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट कहेंगे। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है अपना डिफरेंस ऑफ सेट। दो सेट गिवन होंगे, दोनों सेट का डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? तो लिखा है द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट बिलोंग टू ए, मतलब बिलोंग टू ए बट नॉट बिलोंग टू बी। मतलब देखो बिल्कुल सिंपल है, कोई भी दो सेट होंगे आपके पास, ठीक है, अभी एग्जाम्पल से समझाएंगे। दो सेट होंगे और दो सेट में क्या होगा, जैसे सेट ए में जो एलिमेंट है और बी में भी कोई एलिमेंट गिवन होंगे,
अगर मैं सेट ए के एलिमेंट और बी, जो बी के एलिमेंट है ना, और सेट ए में कुछ कॉमन एलिमेंट है उन्हें कट कर देंगे, जो उसके बाद जो सेट ए में बचेंगे वो सेट ए माइनस बी होगा, हमारा डिफरेंस ऑफ सेट होगा। मतलब दो सेट ए और बी हैं, अगर मैं बी के एलिमेंट को सेट ए में से हटा दूं, जो एलिमेंट फिर बचेंगे बाद में वो ए माइनस बी होगा। अच्छा, इसे लिखते कैसे ये समझते हैं पहले। देखो ए माइनस बी ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट। एक्चुअली इसको अगर रीड करना तो कैसे करेंगे, ए माइनस बी, सिंपल है, ए माइनस बी से ही करेंगे। तो मान लीजिए डिफरेंस निकालेंगे तो कोई सेट लिया मैंने 2 4 5 7, ठीक है। बी सेट ले लिया 2 4। जरा समझना है, आपके पास दो सेट गिवन होंगे, मैंने यही बताया। और अगर मैं सेट ए में से, देखो याद रखना है, सेट ए माइनस बी करना है तो बी के एलिमेंट ए में से सबट्रैक्ट करेंगे, जरा अंतर समझना है। अब मैं डिफरेंस ऑफ सेट कर रहा हूँ फाइंड, मतलब दोनों का डिफरेंस कर रहा हूँ, बट सेट ए में से बी को सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ ना। तो देखो क्या करेंगे उस समय, सेट बी में 2 है, इसमें 2 काट दो, इसमें 4 है, इसमें 4 है, जो बच गया वो आपका आंसर होगा। अगर मैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे b माइनस ए निकालूंगा, जरा समझना क्या निकालूंगा, b माइनस ए, मतलब अब मैं इसको हटा देता हूँ, जैसे कट किया था ना। चलो मैं इसको एग्जाम्पल दूसरा लेके ही समझाता हूँ। मान लो सेट ए इक्वल 1 2 3 4, ठीक है, सेट बी इक्वल 2 3 4। फिर समझ लेते हैं। देखो अगर मैं सेट ए माइनस बी करूँगा, जरा समझ लेना, तो इसको हटाया 1 बच गया, 3 हटा दिया, 4 भी हटा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, b माइनस ए, b माइनस ए निकालेंगे तो क्या करेंगे, सेट b में से a के एलिमेंट हटाने हैं। तो देखो आपने क्या किया, a में ये भी मतलब है, हटा दिया, 3 हटा दिया, अब कुछ नहीं बचा इसमें, तो देख रहे हो ना 2 3 4 सब हट गए। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे 5 बचेगा। कोई एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, सेट a 2 3 5, सेट b में 2 7 8। अब हम आपको b माइनस ए फाइंड करके दिखा रहे हैं। क्या करके दिखा रहा है, b माइनस ए। तो देखो अब मुझे b a के एलिमेंट b में से काट रहे हैं, तो a में 2 है, काट दिया, 3 है नहीं है, 5 है नहीं है, तो अब आपके पास 7 8 बच गया। याद रखना है, जब भी हम डिफरेंस ऑफ सेट निकालेंगे, अगर a माइनस बी निकाल रहे हैं, a माइनस बी, तो b के एलिमेंट a में से हटा देने हैं। अगर b माइनस ए तो a के एलिमेंट b में से हटा देने, जो बचते हैं वो से एलिमेंट रखे जाते। चलिए कुछ और एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। मान लो सेट a ले लिया मैंने 2 3 7 8, ठीक है, b ले लिया 3 5, ठीक है। अब हम a माइनस बी करेंगे तो क्या करेंगे, b के एलिमेंट, देखो b पीछे है ना, तो इसके एलिमेंट मतलब इस सेट के एलिमेंट इस सेट में से हटा देने, तो इसमें से इसे कट कर दो, ठीक है। 5 तो इसमें है ही नहीं। अब आप यहाँ क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, ऊपर वाले में क्या बचा, 7 बचा और 8 बचा, इससे कोई जो बच गया उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब मान लो अगर इसी को मैं अगेन लिखता हूँ, कोई और लेता हूँ, b माइनस ए भी बताता हूँ, इसी को बता देता हूँ, चलो 3 7 8 3,5। अब आप क्या करोगे, आपको अगर b माइनस ए फाइंड करना है, क्या करना है, b माइनस ए, तो क्या करेंगे, अब a के एलिमेंट b में से हटाने, तो कोई एलिमेंट है a में जो 3 है, देखो इसमें भी है, तो बचा क्या 5। आई होप मुझे लग रहा है बिल्कुल समझ में आ गया हो डिफरेंस कैसे निकालें। तो मैंने आपको